आज का टॉपिक इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस टॉपिक, जिसमें हम लोग एसएसबी प्रोटीन पर रहे थे। एसएसबी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एसएसबी प्रोटीन जो है वह डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है रेप्लिकेशन के दरमियान में। और ये डीएनए से बाइंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के साथ। ये शुरू करते हैं। एसएसबीपी मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन binds to DNA through किसके मदद से? पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। दूसरा है स्टॉकिंग इंटरैक्शन। स्टॉकिंग क्या होता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट होता है ताश की पत्तियों की तरह, उसे स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इंटरेक्शंस जो हैं वह एसएसबी को वहां बाइंड करने में मदद करते हैं। अगला जो है कि सी जो है कि वेरी फ्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑब्जर्व्ड। बहुत थोड़ा सा, मतलब नेग्लिजिबल आप कह सकते, वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या है? यूज एसएसबी का हम कहते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू हेल्ड in an elongated state। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करता है? अच्छे से मतलब पकड़ के रखता है। ठीक है ना, ऐसे इसको पकड़ के रखेगा, ये आपस में क्या हो, रिक्वाइल ना कर जाए। ठीक है, स्टेट फॉर बेटर प्राइमर सिंथेसिस, ताकि प्राइमर की सिंथेसिस जो है वो अच्छे से हो, काम बहुत अच्छे से हो। अगला पॉइंट जो इसमें होता है वो ये क्या है कि ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या है ऑफ एसएसबीपी? कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखें जो डायग्राम मैंने बनाया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, अब जरूरत हो गया यहां से खत्म, बाहर निकल गया, और यहां पर क्या हो गया, जुड़ गया। आगे से एक हटते रहता है और पीछे से एक जुड़ते रहता है, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। और एक और भी है कि सीक्वेंस इंडिपेंडेंट होता है, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट, अर्थात यह प्रोटीन कहीं से भी जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो दिस इज सीक्वेंस इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे जितने भी प्रोटीन्स देखेंगे उन सभी प्रोटीन्स की क्या खास बात होती है? सभी सीक्वेंस डिपेंडेंट होते हैं, सभी सीक्वेंस डिपेंडेंट होते हैं। कौन कहां जुड़ेगा डीएनए पर, इसका एड्रेस रहता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग क्या, ये कहीं भी इसका डिपेंडेंसी उस पर नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने अभी प्राप्त करी इसके बारे में, एसएसबी प्रोटीन के बारे में। एसएसबी प्रोटीन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से उसको आंसर करना चाहिए। अब हम लोग आगे क्रम में बढ़े। अब अगला जो टॉपिक है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, उसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन को दूसरे वर्ड में हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का ओरिजिन,
ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। किसी भी डीएनए पर रेप्लिकेशन कहाँ शुरू होता है? मान लो कि ये डीएनए है, अभी रेप्लिकेशन शुरू करना है, कहाँ करेंगे? यहां शुरू करेंगे, यहां शुरू करेंगे, इधर शुरू करेंगे, इधर शुरू करेंगे, कहाँ करेंगे? क्या कोई रैंडमली कहीं से भी शुरू कर सकते हैं? जहां से मना है वहीं से कर लें, या फिर इसका एक फिक्स जगह है वहीं से होगा? तीसरा, एक ही जगह शुरू कर सकते हैं या कई जगह पर शुरू कर सकते हैं? तो पहला जो सवाल इसमें उठता है मन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल इसमें है कि क्या रेप्लिकेशन ओरिजिन का जगह फिक्स है? फिक्स है। दूसरा, हाउ मेनी सच origin sites are present in DNA? डीएनए में ऐसे कितने साइट्स होते? तीसरा, इज दीज साइट्स, इस तो होगा नहीं, अब आर हो जाएगा, आर दीज साइट्स सीक्वेंस स्पेसिफिक? क्या इसमें कोई सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी भी होती है? सबसे पहला सवाल इसमें कि रेप्लिकेशन का ओरिजिन का जगह क्या फिक्स है? तो हम छोटे छोटे आंसर करते हैं यहाँ पर, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारा आंसर होता है यस, फिक्स है। हाउ मेनी ओरिजिन साइट्स आर प्रेजेंट इन डीएनए? ये डिपेंड करता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, इसकी चर्चा भी तुरंत करेंगे। तीसरा, क्या ये साइट सीक्वेंस स्पेसिफिक? हम लोग बोलते हैं यस। तो इसका मतलब है कि ये तीनों सवाल का जवाब है। तो सबसे पहला हम कुछ बातें इसमें अपने विचारों को रखते हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, प्रोकैरियोट्स हैव वन ओरी। ओरी जो है यह उस जगह को बोला गया जहां ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में एक ओरी होता है और इसे कहा जाता है ओरी सी, यस जगह का नाम। जबकि यूकैरियोट्स में मोर देन वन, एक से ज्यादा होता है। तो पहला चीज तो ये हो गया, यूकैरियोट्स एंड आर्किया में भी एक से ज्यादा ओरिजिन, मोर देन वन ओरिजिन। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर में मिल गया। अब अगला जो सवाल था इसमें, उसका भी ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, अब हम लोग प्रोकैरियोट में देख रहे हैं तो हम लोग ओरिसी करके चलेंगे। ओरिसी, ओरिसी इज एटी रिच। अब देखिए क्या कह रहा है ये, एडेनिन और थायमिन, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका ये रिच है। तो मन में सवाल आएगा कि ये एटी रिच क्यों है, ये जीसी रिच क्यों नहीं है? एटी में दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Therefore, GC, GC is more stable than AT, अर्थात AT से GC जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। While, क्या खास बात है,
ORIC is a site where DNA strands open. DNA strands open, अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। कॉमन सेंस में आएगा कि जहां डीएनए को खुलना होगा वहां पर सीक्वेंस ढीला ढाला होना चाहिए कि बहुत कड़ा होना चाहिए? तो आंसर होगा कि सीक्वेंस ढीला ढाला होना चाहिए, क्योंकि अगर कड़ा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो खुलवे नहीं करेगा। ऐसे चेन होता है, चेन जितना फ्लेक्सिबल और खुलने वाला होगा उतना ही ये आसानी से ओपन होगा। तो यहां पर ये बातें जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है कि भाई ओरिजिन जो है वो 80 सीक्वेंस रिच होता है, ज्यादातर 80 होंगे ताकि कम हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस स्टेबल, आसानी से ओपन हो। ठीक है। दूसरा क्या है? 80 हैज easier base stack than GC। ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए। 80 जो है इसका जो बेस स्टैकिंग है, मतलब एक बेस पर दूसरे बेस का जो अरेंजमेंट होता है 80 का, ये आसान होता है, जबकि GC का क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दोनों जो गुण हैं उन्हीं गुणों के कारण ओरिजिन साइड जो होता है वो 80 रिच होता है। ठीक है। अब आगे बढ़े अगले पॉइंट की ओर। जब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो ये अभी पढ़ाए हैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में, डीएनए जी प्राइमेज, ये एंजाइम है जो प्राइमर को बनाता है। ये एसोसिएट करता है, एसोसिएट्स विथ, किसके साथ एसोसिएट करता है? ओरिसी सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा, ओरिसी को लोग इटैलिक लिखते हैं। अब हम इटैलिक लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन किताबों में देखिएगा तो ये इटैलिक फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है। तो ये एसोसिएट करता है इससे, एंड प्री ओरिजिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी ओरिजिन नहीं, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब रेप्लिकेशन से जो पहले बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्री आरसी, ऐसे बोला जाता है। तो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो है also binds to ओरिसी। ओरिसी पर ही सारे जो सिस्टम है वो बाइंड करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा आपको एकदम सामान्य भाषा में अगर तरीके से समझाएं, देखिए डीएनए है, ये डीएनए देख रहे हैं सब लोग। अब इस डीएनए में यहां से यहां तक आपका ओरिजिन का सीक्वेंस है, ये इसको हम लोग हाईलाइट किए कि ये ओरिसी है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वह डीएनए पॉलीमरेज यहीं पर आकर जुड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ जुड़ेगा? यहीं पर। इसीलिए कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का जुड़ना और उस जुड़ने के बाद रेप्लिकेशन शुरू करना, तो जुड़ना ये सभी प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। रेप्लिकेशन कब शुरू मानते हैं? जब पहला सेगमेंट का सिंथेसिस होता है खुलने के बाद रेप्लिकेशन, उससे पहले सारी तैयारियां, जैसे खाना पकना,
जब बर्तन पर हम खाना डाल देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फूड कुकिंग स्टार्टेड। उससे पहले क्या होता है, प्री कुकिंग वर्क होता है, जिसमें कि हम लोग आलू काटते हैं, मसाले निकालते हैं, चावल निकालते हैं, कुछ भी। उसी तरह से रेप्लिकेशन जो है वो कुकिंग का प्रोसेस है, उससे पहले प्री कुकिंग का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। इस बारे में चर्चा करेंगे अभी, अभी तो हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं। अब जो अगला पॉइंट होता है कि प्रोकैरियोट में, चूंकि हम लोग ई कोलाई में देख रहे हैं, सी इन ई कोलाई, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें दिस रीजन कंटेन्स 11 11 क्या 11 घटक, GATC, ठीक है, GATC रिपीट्स, ऐसे 11 रिपीट्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे 11 रिपीट्स होते हैं। जहां पर ये जो एडेनिन है ये मिथाइलेटेड होता है, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, CH3। आप देखें कि GATC घटक सीक्वेंस इसको हम कहते हैं, ए के साथ हम लिख देते हैं मिथाइलेटेड। इसमें एडेनिन जो होता है वो मिथाइलेटेड होता है, एडेनोसाइन इज मिथाइलेटेड। क्यों इसमें मिथाइल जुड़ा रहता है, ताकि ये बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सके, सॉरी वायरस से अपने आप को बचा सके। होता क्या है कि जब वायरस डीएनए, अपना डीएनए मिक्सअप करना चाहता है बैक्टीरिया के साथ, तो बैक्टीरिया पहचानने की कोशिश करता है कि ये मेरा डीएनए है कि बैक्टीरिया वायरस का डीएनए। तो जितने भी घटक सीक्वेंस होते हैं बैक्टीरिया के, उसमें मिथाइल जुड़ा रहता है। जबकि वायरस का क्या होगा, GATC पर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बस बैक्टीरिया इसको पहचान लेता है, बैक्टीरिया पहचान लेता है ये तो मेरा दुश्मन डीएनए है, और उसको रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट कर देता है। इसीलिए ये जो है घटक सीक्वेंस में होता है। और घटक सीक्वेंस के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कि जो GATC है और इस पर जो मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस एडेनोसाइन को अगर देखेंगे, इस एडेनोसाइन के जो N6 है उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। डायग्राम बना देते हैं। इस डायग्राम का अभ्यास आप सब लोग जरूर किया करें, ताकि जब कुछ बातें हो ना तो आप आराम से समझ सकें। देखिए ये एडेनोसाइन है, ये N6 पोजीशन है, मतलब छठवें कार्बन पर ये पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबरिंग है। अब क्या होता है, इस जगह पर एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइलेटेड एडेनिन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मिथाइलेटेड एडेनिन। ये जो मिथाइलेटेड एडेनिन होता है ये यूनिक बनाता है इसको, ठीक है। अर्थात कि अगर एक एडेनिन है, एडेनोसाइन बोले, यहाँ डबल बॉन्ड देना होगा, शुगर, इससे ये बन जाता है मिथाइलेटेड एडेनिन। और इसमें जो है एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है डैम, ठीक है, मिथाइलेज। एक्चुअली डैम में ही मिथाइलेज छुपा हुआ है, लेकिन हम इसको लिख दे रहे हैं मिथाइलेज। डैम मिथाइलेज जो है वो मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है।
तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कहता है क्या कि द प्रमोटर ऑफ डीएनए ए जीन, एक जीन है, ऑल्सो बिहेव लाइक ओरिसी। एक जीन है प्रोमोटर का जो ओरिसी की तरह काम करता है, प्रोमोटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर ओरिसी के बारे में हम बोलना चाहें, एक समरी करें, तो ओरिसी ई कोलाई बैक्टीरिया का वह पोजीशन है डीएनए में जहां रेप्लिकेशन शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। जो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस है इसमें है कि प्रोकैरियोट में एक ही ओरिसी होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल या फिर आर्केई बैक्टीरिया का सेल जो है उसमें एक से ज्यादा ओरिसी होता है। ओरिसी एटी रिच होता है क्योंकि एटी के बीच में दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो जीसी से थोड़े वीक होते हैं, ये आसानी से खोला जा सकता है। साथ ही एटी का जो बेस स्टॉकिंग है वो भी आसान होता है, उसे आसानी से खोला जा सकता है जीसी की तुलना में। और इसी पर 11 रिपीट्स होते हैं घटक सीक्वेंस के, जिसमें जी के बाद जो ए आता है उस ए में एडेनोसाइन में N6 पोजीशन पर एक मिथाइल जुड़ा रहता है जो डैम मिथाइलेज के कारण जुड़ता है वहां। इसके मदद से ये होता है कि बैक्टीरिया अपने डीएनए को और बाहर से आने वाले दुश्मन डीएनए को अलग अलग पहचान सकता है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से या जो बाहरी डीएनए है उसको डैमेज कर सकता है। तो ये जो है एक बड़ा सिग्निफिकेंट इसमें पार्ट जो है वो आता है। और इसी के बारे में अगर हम और बात करें और बातों को बढ़ाते हैं, और इसी तो यहां पर 245 बेस पेयर होता है इसमें। बेस पेयर्स जो डीएनए पर है ये हिस्सा, उसमें 245 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही क्या है कि ओरिसी पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस भी होते हैं। अगले पेज पर लेते हैं। सम स्पेसिफिक sequences ऑन ओरिसी। ओरिसी पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस भी होते हैं, जैसे DUE सीक्वेंस। ठीक है, DUE का मतलब होता है डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, मतलब ये वो जगह है जहां से डीएनए खुलता है। इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसमें 3 सेट्स ऑफ 13 बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब 13 बेस पेयर का 3 सीक्वेंस सेट जो है इसमें होता है। साथ ही है कि ये 80 रिच होता है, 80 रिच होता है। ये DUE हम डायग्राम इसके बताएंगे, डायग्राम से बताएंगे, अभी तो आप सीक्वेंस का नाम देखिए। सेकंड देखिए, सेकंड है आर जो है यहां पर वो 5 अंग्रेजी में लिख दो 5 सेट्स ऑफ, 5 सेट्स हैं किसके, 9 बेस पेयर सीक्वेंस, 9 बेस पेयर के सीक्वेंस होते हैं उनके हैं। जो चौथा है, तीसरा है, वो है आई क्या है, 3 एडिशनल डीएनए ए बाइंडिंग साइट्स। डीएनए ए किसको कहते हैं हम लोग, तो डीएनए ए जो है चर्चा करते हैं, डीएनए को रखे हुए फ्रेम में 3 हो गया, और जो चौथा है उसे हम लोग बोलते हैं AHF एंड फिस। ठीक है,
ये AHF या फिर हम लोग इसको AHF की जगह पर IHF भी कह सकते हैं। IHF और फिश सीक्वेंस। IHF क्या होता है? IHF का फुल फॉर्म फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन। और FIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सर ये तो हम उल्टा लिख दिए, ये जो IHF की जगह पर ये हो गया, रुक जाओ। ये जो फिश है उसका मतलब होता है फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन। और IHF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। अब आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं ओरिसी का इलाका, और ओरिसी के अंदर में कितनी कहानियां हैं? तो 4 कहानियां तो यहां आपको दिख रही हैं। पहला जो है वो है DUE, DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट, जिसमें 13 सेट्स में 3 सेट्स में 13 बेस पेयर्स होते हैं। अर्थात एक सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दूसरा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तीसरा सेट। मतलब ऐसे 3 सेट होते हैं। अगर R रीजन में देखेंगे तो 5 सेट होते हैं जहां पर 9 बेस पेयर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे करके 5 सेट्स होते हैं। और I रीजन जो होता है उसमें 3 एडिशनल DNA A बाइंडिंग साइट। तो DNA A क्या होता है वो भी अभी बताते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं अभी ओरिजिन को। DNA A क्या होता है? तो ये रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइजेस ओरिसी साइट। ये ओरिसी साइट को रिकॉग्नाइज करता है एंड ओपेंस। और क्या करता है ये ओपेंस? DNA डुप्लेक्स, DNA और DNA डुप्लेक्स को ये ओपन करने में मदद करता है। ये DNA A जो है ना, ये मेंबर है, अ मेंबर ऑफ AAA प्लस ATPase फैमिली। अब विद्यार्थी को अगर ये मालूम नहीं है AAA प्लस ATPase फैमिली क्या है, तो बहुत मुसीबत में आने वाला है। इसलिए आपको ये अलग से चर्चा विषय में होगा, ये AAA ATPase फैमिली क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर में होते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये DNA A आपने पढ़ा था, DNA B हेलिकेज, ये हेलिकेज का अनवाइंडिंग का काम करता है। आपने पढ़ा कि DNA G प्राइमेज, ये प्राइमिंग का काम करता है। उसी तरह एक है DNA C। DNA C क्या करता है कि सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट्स DNA B हेलिकेज। ये DNA B हेलिकेज को सपोर्ट करता है टू बाइंड ऑन द DNA पर जुड़ने के लिए DNA B हेलिकेज को DNA C का साथ चाहिए। ये साथ मिलेगा तो अच्छे से काम होगा। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारियां जो होती है ना, वो एक दूसरे से संबंधित है। और आपको इन सभी जानकारियों को क्या करना होता है? अपने पास समेट के रखना होता है। अगर आप इसे अपने पास नहीं सहेजेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि सारा का सारा चीज जो है वो पलट जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ओरिजिन के और भी कुछ विशेष बातों को देखेंगे, कुछ एंजाइम्स के काम करने के तरीके को भी हम लोग देखेंगे और एप्लीकेशन 4 की तरफ बढ़ेंगे।